हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3372 विच इज़ मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टारगेट नोड्स आफ्टर कनेक्टिंग ट्रीज वन। मीडियम मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, पर ना हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। दो तीन चीज़ें समझेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। देयर एग्जिस्ट टू अनडायरेक्टेड ट्रीज विद एन एंड एम नोड्स, ठीक है, मतलब हमको दो ट्रीज गिवन है, एक में एन नोड्स हैं, एक में एम नोड्स हैं, और जो इन नोड्स की लेबलिंग है ना वो 0 to n-1 है, और पहले ट्री में और दूसरे ट्री में 0 to m-1 है। मतलब जो नोड की वैल्यूज़ होगी ना वो 0 से n-1 तक होगी पहले ट्री में, और दूसरे में 0 से m-1 तक होगी। हमको एक 2D इंटीजर एरे भी गिवन है, एजेस, और एक और गिवन है जिसका नाम है एजेस 2। ठीक है, इनकी जो लेंथ है वो n-1 और m-1 है, मतलब नंबर ऑफ एजेस आपको पता चल गया कि कितने हैं। ठीक है, वेयर एजेस 1i इज इक्वल टू ai bi। ठीक है, इसका मतलब ये है ना, पहले हमको ये गिवन था कि अनडायरेक्टेड ट्री है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ट्री जो होगा उसके जो एजेस होंगे वो कैसे होंगे। अनडायरेक्टेड ट्री के जो एजेस होते हैं ना वो भी अनडायरेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो ये दो नोड्स हैं, उनके बीच में ये एक एज है, तो यहाँ पे कोई एरो नहीं है, कोई एरो नहीं है। अगर एरो होता, सपोज मान लो ये यू है और ये वी है, इसका क्या मतलब है कि मैं यू से वी जा सकता हूँ। पर मेरे केस में ना ये जो एरो है ये नहीं गिवन है मेरे को, और अगर मान लो ये यू है ये वी है, तो इसका मतलब है कि मैं यू से वी भी जा सकता हूँ और वी से यू भी जा सकता हूँ। तो यही गिवन है, एजेस 1i इक्वल टू ai bi का मतलब है कि मैं u से, या अगर ये a है तो मतलब मैं a से b भी जा सकता हूँ और b से a भी जा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा ट्री है वो अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड ट्री में अनडायरेक्टेड एजेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद गिवन है कि वी आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर k। ठीक है, नीचे हम देखते हैं इसे k की सिग्निफिकेंस क्या है। नोड u इज अ टारगेट टू नोड v इफ द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम u टू v इज लेस देन और इक्वल टू k। ठीक है, नोट दैट अ नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इटसेल्फ। ठीक है, एक ना ट्री बनाता हूँ मैं छोटा सा। सपोज मान लो ये कुछ नोड्स हैं। ठीक है, इनके बीच में मैं रैंडम एजेस बना देता हूँ। ठीक है, अब मान लो एक यू एज है, यू नोड है और एक वी नोड है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ये बोल रही है नोड u इज टारगेट टू नोड v। मतलब ये जो नोड u है ना ये टारगेट टू नोड v तब होगी जब इस नोड से इस नोड के बीच में जो पाथ है, क्या क्या पाथ बन रहे हैं वो देखते हैं। मैं ऐसे जा सकता हूँ, पहले इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया और फिर v पे गया, या तो मैं इस पे जा सकता हूँ, पहले इस पे, इस पे, इस पे, फिर इधर और फिर v पे। दो पाथ मेरे को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस पाथ में जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो लेस देन इक्वल टू के है, तो फिर ना u मेरा टारगेट नोड है v का। अब देखते हैं इन दो पाथ्स में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ, इस पाथ से, तो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ तो नंबर ऑफ एजेस देखते हैं, 1 2 3 4, 4 एजेस हैं। अब मान लो मेरे k की जो वैल्यू है ना वो 3 है, तो आप एक बात बताओ, क्या u टारगेट नोड है v का। मेरे ख्याल से तो टारगेट नोड है, क्योंकि मैक्सिमम k की वैल्यू क्या है, 3 है। और मेरे एजेस कितने आ रहे हैं, 3 एज आ रहे हैं, और k की वैल्यू क्या थी, 3 थी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, नोड u इज टारगेट टू नोड v इफ द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम u टू v इज लेस देन और इक्वल टू k। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू 3 है और मेरे इस पाथ में खाली 3 एज है, तो ये एक वैलिड टारगेट नोड होगा ना, u इज़ अ वैलिड टारगेट नोड ऑफ v। ठीक है, आई होप आपको टारगेट नोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, रिटर्न एन एरे ऑफ n इंटीजर्स आंसर वेयर आंसर i इज द मैक्सिमम पॉसिबल number of nodes target to node I of the first tree if you have to connect one node from the first tree to another node in the second tree। ठीक है, अब जो मेरा ट्री वन था ना वो n साइज़ का था। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि आप एक n साइज़ का ही ना वेक्टर रिटर्न करो, मेरे को इंटीजर एरे रिटर्न करो, जिसका जो हर एक टर्म होगा ना, मतलब ये जो आंसर आई होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ नोड्स टारगेट टू नोड आई। जैसे मान लो ये वी नोड है, ठीक है, तो मेरे को इसके लिए बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट नोड्स कितने हैं। ठीक है, पर एक कंडीशन हमको गिवन है कि हमको अलाउ है कनेक्ट वन नोड फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू अनदर नोड इन द सेकेंड ट्री। ठीक है, ट्री वन में तो चलो मैं इजीली बता सकता हूँ, अगर मेरे को जैसे सपोज मैं इस नोड पे खड़ा हूँ तो मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ ना BFS लगा के कि लेस देन 3 डिस्टेंस पे कितने नोड्स हैं। जो भी नोड्स लेस देन 3 डिस्टेंस पे होंगे वो मेरे वैलिड टारगेट नोड्स होंगे। पर अब इसमें हमको कैच दे दिया कि एक ट्री और दे दिया हमने आपको, और ये कंडीशन भी दे दी कि आप ना किसी भी नोड को ट्री वन के किसी भी ट्री टू के नोड से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमको ये आंसर आई वेक्टर रिटर्न करना है।
Note that queries are independent from each other. That is, for every query you will remove the added edges before proceeding to the next query. ठीक है, सपोज मान लो मैं इस नोड को किसी ट्री से कनेक्ट किया, मतलब T2 के दूसरे नोड से कनेक्ट किया, ठीक है, तो फिर अब मैं इस वाले नोड को किसी दूसरे से करूँगा, तो इसका चेक करने से पहले ना मैंने इस नोड को जिस भी दूसरे ट्री के नोड से कनेक्ट करा था वो एज मेरे को रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे और अप्रोच भी समझते हैं। होप अब आप सबको ना एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेनली इसमें हमको ये चीज़ समझनी थी कि ये टारगेट नोड, वैलिड टारगेट नोड्स क्या हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसी में ना मैं आपको थोड़ा अप्रोच भी बता दूंगा, उसके बाद हम बहुत आराम से कोड डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हमको दो 2D वेक्टर्स गिवन है, एजेस 1 और एजेस 2। ठीक है, और k की वैल्यू ना इस केस में 2 है। ठीक है, और ये आपका आउटपुट है। आउटपुट ये देखते हैं कि आया कैसे। ये आपका ट्री 1 है। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ट्री 2 ऐसा दिखेगा। अब मान लो मैं इस वाले नोट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे k की वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब मेरे को ना क्या करना है, खाली मेरे को वही सारे नोट्स निकालने हैं जो कि लेस देन k डिस्टेंस पे है, लेस देन या इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि मेरे को ना इस नोड से वो सारे नोड्स निकालने हैं जिनके बीच में जो पाथ हो, उसमें जो एजेस हो ना वो लेस देन इक्वल टू 2 होने चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। 0 से 1 पे, अच्छा तो पाथ क्या होगा, ये पाथ हो गया 0 और 1 के बीच में। इनके बीच में एजेस कितनी है, मेरे ख्याल से तो एक ही एज है, और के की वैल्यू क्या गिवन थी, 2 गिवन थी। तो 1 ना मेरा एक वैलिड मेरे को टारगेट नोड नज़र आ रहा है 0 का। ठीक है, तो हमारा काउंट क्या हो गया, अभी 1 हो गया। ठीक है, इस वाले नोड को देखते हैं। 0 से 2 के बीच में जो पाथ है उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1 है, और के की वैल्यू क्या थी, 2 थी। 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब ये भी मेरा एक वैलिड टारगेट नोड हो सकता है। ठीक है, 3 को देखते हैं। ये पाथ बनेगा, इस पाथ में कितने नोड्स हैं, इस पाथ में 2 नोड हैं, तो ये भी एक वैलिड टारगेट नोड है। तो अब 1 2 3 नोड्स मिल गए मेरे को, वैलिड टारगेट नोड्स हैं जो। ठीक है, इस वाले नोड को देखते हैं, पाथ क्या बनेगा, ये पाथ बनेगा। इस नोड में एजेस कितने हैं, 1 2 एजेस हैं, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो फिर मतलब ये भी एक वैलिड टारगेट नोड हो गया। अब क्वेश्चन में अगर आपने ढंग से देखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा था, दैट अ नोड इज ऑलवेज टारगेट टू इट सेल्फ। मतलब अगर ये नोड है ना, 0th नोड, तो ये अपने आप को भी एक वैलिड टारगेट नोड है। ठीक है, अब समझते हैं कितने नोड्स हो गए। एक ये खुद हो गया वैलिड टारगेट नोड 0 का, 1 एक वैलिड टारगेट नोड है 0 का, 2 भी वैलिड है, 3 भी वैलिड है, 4 भी वैलिड है। तो टोटल नोड्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये मेरे को पता कैसे चला, कुछ नहीं किया मैंने, खाली मैं 0 पे खड़ा था और मैंने देख लिया कि लेस देन इक्वल टू 2 डिस्टेंस पे कौन कौन से नोड्स आते हैं, तो मेरे को पता चला कि 5 नोड्स हैं। ठीक है, पर आप देखो ये जो आंसर 0 है, यहाँ पे तो 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 9 क्यों है। मेरे को तो 5 ही नोट्स मिले ना, 9 नोट्स तो मिले नहीं। वो इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में कैच गिवन था कि मैं अगर सपोज़ मैं इस नोड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ना मैं इस नोड को एक एज बना सकता हूँ मैं T2 तक। ठीक है, और किसी भी नोड से कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं ये T1 के 0th नोड को इस नोड से भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, किसी भी नोड से कर सकता हूँ। तो मतलब मेरे पास एक नोड के लिए ना m ऑप्शंस हैं। अच्छा ठीक है यार, अब मैं कैसे चूज़ करूँगा कि मतलब कौन से नोड से कनेक्ट करूँ। अगर मेरे पास इस नोड को इस ट्री से कनेक्ट करने के लिए m ऑप्शन है, तो मैं 0 को 0 से कर देता हूँ, 0 को 1 से या 0 को 6 से। ठीक है, पर अब हमको कैसे पता चलेगा कि मैं किससे कनेक्ट करूँ। आ जाओ समझते हैं। अगर सपोज़ मैं इस नोड को ना इससे कनेक्ट कर देता हूँ, मान लो मैंने ये एज बना दी 0 से लेके 0 के बीच में। ठीक है, दो ट्रीज़ को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आप मेरे को बताओ कि इस 0 से कितने वैलिड नोड्स बन रहे हैं जो कि एट अ डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के है। मेरे ख्याल से ये भी एक वैलिड नोड है। हाँ, क्योंकि ये पाथ बनेगा इन दो नोड्स के बीच में, और एज कितनी है, एक ही एज है, और एज हो कितनी सकती है, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी एक वैलिड नोड है, वैलिड टारगेट नोड है, क्योंकि पाथ क्या बनेगा, ये बनेगा। इस पाथ में कितने एजेस हैं, 2 एजेस हैं। हम मैक्सिमम कितने 2 एजेस ही रख सकते थे, के की वैल्यू 2 थी, तो ये भी वैलिड है। सिमिलरली ये भी वैलिड है, और ये भी वैलिड है। ये मेरे को 4 नोड और मिल गई, और पहले मेरे को 5 नोड मिल गई थी T1 में ही। अच्छा हाँ, तो 5 + 4 क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये जो 9 है ना, ये वहाँ से आया है। ठीक है,
अब हमको समझ में आ गया ये 9 वैल्यू कहाँ से आई। और अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो तो इसमें लिखा भी है कनेक्ट नोड 0 फ्रॉम फर्स्ट ट्री टू नोड 0 फ्रॉम द सेकेंड ट्री। ठीक है, मतलब जीरोथ नोड ट्री 1 की जीरोथ नोड ऑफ ट्री 2 से मेरे को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब आप देखो मैंने जीरोथ नोड को तो ज़ीरो से किया तो मेरे को ये 9 वैल्यू आ गई। फर्स्ट नोड को भी ज़ीरो से कर रहा हूँ, पर ये जो सेकेंड नोड है इसको, ये जो आई इक्वल टू 2 वाली नोड है, इसको मैं 4 से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस वाली नोड को सपोज मान लो 0 से ही कनेक्ट करता हूँ, इससे कनेक्ट करता हूँ, तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा 9? मेरे ख्याल से तो आएगा। इस नोड से अगर आप देखो तो फिर लेस देन के डिस्टेंस पे कौन कौन से नोड्स हैं, एक तो ये खुद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 5 नोड्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब अगर ये एज बन गई है तो ये वाले नोड्स वापस भी तो होंगे, ये वाले नोड्स भी इस वाले नोड से लेस देन के डिस्टेंस पे है। अच्छा, मतलब ये जो आपको नोड 4 से कनेक्ट करवा रहा है ना, ये खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए करा रहा है। जैसे आपने जीरो नोड को 0 से कनेक्ट किया था, वैसे ही आप सेकेंड नोड को भी 0 से कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अप्रोच देखते हैं। आप एक बात बताओ, मैंने इस वाले ट्री में खाली, जब मैं खाली मेरे पास ट्री 1 था पहले, तो मैंने क्या करा कि के डिस्टेंस पे ना सारे नोड्स निकाल लिए। ये मैंने कैसे करा होगा, मैंने बेसिक BFS लगाया होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले ट्री 2 में जाता हूँ और देखता हूँ हर एक नोड के लिए कि लेस देन k-1 डिस्टेंस पे, मतलब लेस देन इक्वल टू k-1 डिस्टेंस पे कौन कौन से नोड्स हैं। अब मान लो k की वैल्यू क्या है, 2 है, k-1 क्या होगा, 1 होगा। अब मतलब मेरे को देखना है हर एक नोड के लिए, मैं ट्री 2 में जाऊँगा और हर एक नोड के लिए चेक करूँगा कि k-1 डिस्टेंस पे कौन कौन से नोड हैं। k-1 की वैल्यू इस केस में 1 होगी, तो इस नोड के लिए ये वाला नोड 1 डिस्टेंस पे है, ये वाला नोड 1 डिस्टेंस पे है और ये वाला नोड 1 डिस्टेंस पे है। मतलब इस वाले नोड के लिए ना 3 नोड हैं जो कि k-1 डिस्टेंस पे हैं, लेस देन इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इस वाले नोड के लिए देखते हैं, ये वाला जो नोड है ये 1 डिस्टेंस पे है, ये वाला भी 1 पे है, ये वाला भी 1 पे है, तो इसके लिए भी मेरे पास 3 ऑप्शन है। इस वाले नोड के लिए देखते हैं, इस वाले नोड के लिए खाली ये वाला नोड है जो लेस देन इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे है, तो मतलब एक ही ऑप्शन है मेरे पास। इस वाले नोड के लिए भी खाली एक ही नोड है जो कि k-1 डिस्टेंस पे है, तो ये भी यहाँ भी 1 आएगा। इस वाले नोड के लिए 1 और 2, दो ही नोड है मेरे पास। सिमिलरली इस वाले नोड के लिए 3 नोड्स हैं, एक 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। इस वाले नोड के लिए भी 1 है और इस वाले नोड के लिए भी 1 है। अब मैंने लेस देन इक्वल टू k-1 क्यों करा था, देखो पहले वाले ट्री में मैंने क्या करा कि मैंने एट अ डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के सारे नोड्स निकाले, पर ट्री 2 में ना मैं हर एक नोड पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि लेस देन इक्वल टू k-1 डिस्टेंस पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। ठीक है, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस ट्री के किसी भी नोड को इस ट्री से कनेक्ट करूँगा तो एक एज और आएगी ना। ठीक है, तो फिर अगर एक एज और आएगी, मान लो मेरे को पता चल गया कि इस नोड से ना 3 नोड और कनेक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है मेरे को तो पता चल गया फिर कि मान लो इस वाले ट्री में k-1 डिस्टेंस पे 3 नोड है और एक एज और बनेगी इनके बीच में। तो आप मेरे को बताओ इस नोड से मैं क्या कर, इस अगर मेरे को इस नोड के लिए आंसर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो अपने ही ट्री में देख लूँगा कि कितने नोड्स हैं जो लेस देन k डिस्टेंस पे है, और फिर बगल वाले नोड में ना जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी नोड सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होगी, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा नोड्स होंगे, मैं जाके उस नोड के बीच में, मतलब अपने करंट नोड से दूसरे ट्री में एक एज बना दूंगा। अगर मैंने अभी 0 से एज बनाया, मैं इससे भी तो बना सकता था, क्योंकि इससे भी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं जो लेस देन इक्वल टू k-1 डिस्टेंस पे हैं वो 3 है। सिमिलरली मैं इस 0 को इस 4 से भी कनेक्ट कर सकता था, तो भी मेरा आंसर यही आता। तो मतलब अगर मेरे को 2 लाइन में अगर मेरा अप्रोच समझाना हो ना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने ट्री 1 पे ही काम करूँगा। मैं हर एक नोड के लिए निकालूंगा नंबर ऑफ नोड्स जो कि लेस देन इक्वल टू k डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसके बाद मैं ट्री 2 में जाऊँगा। ठीक है, अब मैं ट्री 2 में जाके हर एक नोड पे इसमें भी जाऊंगा मैं और देखूंगा कि लेस देन इक्वल टू k-1 डिस्टेंस पे कौन से हैं। k-1 इसलिए क्योंकि बाद में जब मैं कनेक्ट करूंगा ट्री 1 को ट्री 2 से तो एक एज और आएगी, तो जो मतलब मेरे एजेस हो जाएंगे वो k ही हो जाएंगे। k-1 प्लस 1 क्या होगा, k ही होगा, और मेरे को लेस देन इक्वल टू k डिस्टेंस पे ही निकालने थे ना। ठीक है, अब मैंने हर एक नोड के लिए निकाल दिया ट्री 2 में कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं जो लेस देन इक्वल टू k-1 डिस्टेंस पे हैं। अब जब मेरे को ट्री 1 और ट्री 2 को कनेक्ट करना है और मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट नोड्स निकालने हैं, तो मैं मतलब ये जो मान लो ये 0th नोड है, इसको मैं इस वाले 7 से क्यों कनेक्ट करूँ, क्योंकि ये तो खाली 1 से कनेक्टेड है ना।
मैं तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब जो भी मैक्सिमम कनेक्टेड नोड होगा T2 में, मैं तो उसी से कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास ज़ीरो के लिए क्या ऑप्शन है, या तो इस ज़ीरो से कर लूँ, या तो इस टू से कर लूँ, या तो इस फोर के से कर लूँ। सिमिलरली वन के लिए भी मेरे पास यही तीन ऑप्शन है। अब बताओ स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस करा था, मेरे पास एम ऑप्शन थे, मतलब ट्री वन में जो भी एन नोड्स है ना, मेरे पास हर एक नोड के लिए एम ऑप्शन है कि मैं किसी भी नोड से जाके कनेक्ट कर सकता हूँ। पर अब हमने क्या करा, कुछ ऑप्शंस को कम कर लिया। तो मैं क्या करूँगा ना, हर एक नोड का नंबर ऑफ नोड्स निकाल लूँगा जो लेस देन इक्वल टू के माइनस वन डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो भी मैक्सिमम कनेक्टेड नोड होगा उससे जाके कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अप्रोच यही है। अब एक बार कोड में देखते हैं, अगर आपको 50-60% भी समझ में आ गया ना, तो कोड में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो अब एक बार कोड देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में हमको गिवन था, यू आर गिवन अ 2D एरे, एजेस वन एंड एजेस टू ऑफ लेंथ n-1 एंड m-1, ठीक है। तो n क्या होगा, मेरे को तो एजेस वन और एजेस टू ही गिवन है ना, तो मैं नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालूं दोनों ट्री में, कुछ नहीं, सिंपल दोनों का साइज़ निकालूंगा और +1 ऐड कर दूंगा। तो मेरे को n बता रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ट्री वन में, और m बता रहा है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ट्री टू में, ठीक है। यार अब मेरे को तो एजेस गिवन है, अगर मेरे को BFS लगाना है तो मेरे को एडजेसेंसी वेक्टर गिवन होना चाहिए। तो ठीक है, दो एडजेसेंसी वेक्टर बना लिए, एक n साइज़ का होगा, एक m साइज़ का होगा। अब काउंट वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट वन जो है ना उसका साइज़ n होगा, ठीक है। अब वो मेरे को बताएगा, हर काउंट वन क्या करेगा, हर एक नोड में जाएगा ट्री वन में, ठीक है। पहले तो उसका एडजेसेंसी वेक्टर बनाएगा, एजेस, इस एजेस वन को यूज़ करके। दूसरा काम ये क्या करेगा, हर एक नोड पे जाएगा और मेरे को बताएगा कि के डिस्टेंस पे कितने नोड्स हैं उससे, ठीक है। के मतलब एग्जैक्टली के नहीं, लेस देन इक्वल टू के डिस्टेंस पे कितने नोड्स हैं। हमने जैसे इस एग्जांपल में क्या करा था, जीरो नोड के लिए निकाला था कि लेस देन इक्वल टू टू डिस्टेंस पे कितने नोड्स हैं, तो हमको 5 नोड मिले थे, ठीक है। अब देखते हैं काउंट टू क्या बताएगा। काउंट टू में काउंट, ये बिल्ड ट्री फंक्शन जब कॉल होगा तो पहला काम तो ये क्या करेगा कि एडजेसेंसी वेक्टर बनाएगा, ठीक है। और काउंट टू बेसिकली जो इसका साइज़ होगा वो m साइज़ का होगा, और ये क्या करेगा, हर एक नोड के लिए मेरे को बताएगा कि लेस देन इक्वल टू k-1 डिस्टेंस पे कौन कौन से नोड्स हैं। एक बार बिल्ड ट्री फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से। बिल्ड ट्री फंक्शन में क्या किया, पहले पहले मैंने अपना एडजेसेंसी वेक्टर बनाया, ठीक है। एडजेसेंसी वेक्टर कैसे बनाया होगा, इस एजेस 2D वेक्टर को यूज़ किया होगा। ये जो n है, ये n क्या है, ये जो n है ये नंबर ऑफ़ नोड्स है, ठीक है। और अब देखते हैं कि इस k को कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैंने एक काउंट वेक्टर बनाया n, ठीक है, और उसके बाद ना हर एक नोड पे गया और BFS लगा दिया, और BFS लगा के लेस देन इक्वल टू k डिस्टेंस पे जो भी नोड्स हैं वो मार्क कर दिए। तो सपोज़ अगर मेरे काउंट i की वैल्यू 2 है, इसका क्या मतलब है कि ना ith नोड से मेरे को दो ऐसे नोड मिले जो लेस देन इक्वल टू k डिस्टेंस पे है, ठीक है। और फिर जाके मैं काउंट वेक्टर को रिटर्न कर दूंगा। BFS तो आता ही होगा सबको, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। काउंट वेरिएबल बनाया, काउंट हमको बता रहा है कि काउंट इनिशियली 0 है, और ये बता रहा है कि अब तक मेरे को कितने नंबर ऑफ नोड्स मिले हैं जो लेस देन इक्वल टू k डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब मेरा करंट डिस्टेंस है कि कितना आगे मैं बढ़ चुका हूँ। BFS में क्या होता है, पहले मेरे को सारे 0 डिस्टेंस वाले नोड्स मिलते हैं, फिर 1 डिस्टेंस वाले नोड्स, 2 डिस्टेंस वाले नोड्स, तो हर एक आइटरेशन में जो होता है वो डिस्टेंस बढ़ता रहता है। तो फिर उस डिस्टेंस का ट्रैक रखने के लिए मैंने एक डिस्टेंस वेरिएबल बनाया है। फिर मैं एक क्यू इनिशियलाइज़ करूँगा, क्यू में जो मेरा करंट नोड है उसको जाके पुश कर दूंगा। फिर एक बुलियन वेक्टर बनाऊंगा विजिटेड का ट्रैक रखने के लिए। मैं नहीं चाहता ना कि मैं एक नोड को बहुत बार ट्रैवर्स करता रहूँ, फिर तो ये वाइल लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और नोड को मैंने जाके ट्रू कर दिया, मतलब जो पहली मेरी नोड है, मतलब जो फंक्शन में मेरे को नोड मिल रही है उसको जाके मैंने ट्रू मार्क कर दिया। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, या तो मेरा डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन के होगा तो भी ये लूप ब्रेक कर जाएगा। क्यों ब्रेक कर जाएगा, मतलब ये कंडीशन क्यों डाली मैंने, ये कंडीशन मैंने इसलिए डाली क्योंकि मेरे को तो वही नोड्स का काउंट निकालना है ना जो लेस देन इक्वल टू के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखना ये लूप है, ठीक है। इस वाले लूप में मेरे को जितने भी नोड्स मिल रहे होंगे ना यहाँ पे, वो सारे एक डिस्टेंस के होंगे, मतलब पहली बार जो मेरे को नोड मिलेंगे वो सारे 0 डिस्टेंस के होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो सारे 1 डिस्टेंस के मिलेंगे। तो इस लूप के बाद मैं अपने डिस्टेंस को प्लस प्लस कर दूंगा और काउंट रिटर्न कर दूंगा। तो हमको काउंट आई भी, ये भी समझ में आ गया कि BFS कैसे लग रहा है। और फिर ये जो वेक्टर है काउंट, वो मैं रिटर्न कर दूंगा। अब हमने क्या करा था, हर एक नोड के लिए, जैसे जब मैं इस नोड पे था तो पहले मैंने ना अपने ही ट्री में वैल्यू निकाल दी थी कि कितने नोड्स हैं जो कि लेस देन इक्वल टू के डिस्टेंस पे हैं। तो जब ये दो फंक्शन कॉल होंगे ना तो वो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं मेरे नोड को किस नोड से कनेक्ट कर रहा था,
ट्री वन के, मान लो सपोज मैं ज़ीरो नोड को ट्री टू से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो किस नोड से कर रहा था? उन नोड से कर रहा था ना जो खुद मैक्सिमम कनेक्टेड है। तो मेरे को 3 नोड मिले थे, या तो मैं 0 से कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ, या 4 से कर सकता हूँ। और तीनों मतलब कितने नोड से कनेक्टेड है? 3 नोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फिर क्या करूँगा, मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। मतलब ये मान लो ये भी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, और एक ये खुद होगा। मतलब ये नोड 3 नोड से कनेक्टेड है, और एक ये खुद भी तो वैलिड टारगेट नोड है, तो ये 4 हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, पहले मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली अपने काउंट टू वेक्टर में जाके, ठीक है। और कुछ नहीं करूँगा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैं काउंट वन के हर एक एलिमेंट में जाके ऐड कर दूँगा। ये लूप चलाया मैंने 0 से लेके n तक, और हर एक एलिमेंट पे गया काउंट वन वेक्टर में, और ये जो मैक्स वैल्यू जो भी आई ये जाके मैंने ऐड कर दी, ठीक है। और रिटर्न क्या कर दिया? काउंट रिटर्न कर दिया। एक बार रन करके देखते हैं। इन 2 टेस्ट केसेस पे तो मेरा कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट भी हो जा रहा है, कुछ परसेंट सोल्यूशंस को बीट भी कर रहा है। जल्दी से हम लोग स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, बेलिट्री फंक्शन। बेलिट्री फंक्शन में देख लेते हैं जाके क्या कर रहे हैं हम लोग। ये वाला जो लूप है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ई टाइम्स चलेगा। ई क्या है यहाँ पे? जो एडजेस टू डी वेक्टर है ना, उसका साइज़ है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर लूप है जो कि एन टाइम्स चल रहा है, पर आप देखो इसमें ना एक बी एफ एस फंक्शन भी कॉल हो रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैं बी एफ एस कॉल कर रहा हूँ तो जितने भी नोड्स मेरे प्रेजेंट है ना, वो सारे लेस देन इक्वल टू के डिस्टेंस में है ट्री में। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो वर्स्ट केस में जो मेरा बी एफ एस होगा वो भी एन टाइम्स चलेगा। तो ओवरऑल ये कितने टाइम्स चलेगा? एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा ना, क्योंकि जो फॉर लूप है वो एन टाइम्स चल रहा है, और बी एफ एस भी एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो बिल्ड ट्री फंक्शन का समझ में आ गया, एन टाइम्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स है ट्री वन के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? एन है। सिमिलरली ये जो फंक्शन होगा ये भी बिल्ड ट्री फंक्शन ही है, पर यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो ये कितने टाइम्स चलेगा? ये एम स्क्वायर टाइम्स चलेगा, तो एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला लूप कितना टाइम्स चल रहा है? एन टाइम्स चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऑर्डर की होगी, ठीक है। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। बिलिट्री फंक्शन को कॉल किया है मैंने, ठीक है। बिलिट्री फंक्शन में मैं एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओ ऑफ एन प्लस ई होगी। एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ नोड्स, और ई क्या है? ई नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। और उसके बाद एक काउंट वेरिएबल कॉल हो रहा है जिसमें वापस से मतलब मैं एक एन साइज़ का काउंट वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और फिर बी एफ एस कॉल हो रहा है। बी एफ एस में क्या बना रहा हूँ मैं? क्यू बना रहा हूँ। क्यू में वर्स्ट केस में कितने एन नोड्स हो सकते हैं। विजिटेड एरे बना रहा हूँ, ये भी एन साइज़ का है। तो मेरे ख्याल से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो मेनली यही होगी एडजेसेंसी लिस्ट को बनाने में। और बाकी सारे जो टर्म्स हैं, मतलब 2n 3n 4n हो जाएगा वो, पर वो तो एन ही का ही ऑर्डर होगा ना। तो मेरे ख्याल से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन प्लस ई होगी, ठीक है। पर फिर जब वापस इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें m होगी, तो इस दूसरे वाले फंक्शन के लिए m प्लस ई होगी। तो ओवरऑल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? ओ ऑफ एन प्लस एम प्लस टू ई, या ओ ऑफ एन प्लस एम प्लस ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने कोशिश किया ना कि मैं हर एक चीज़ बोल दूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को ना रिवाइंड करो और फिर से सुनने का ट्राई करो। अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ नहीं समझा पाया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज़ पॉसिबल। अगर ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो फिर आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर सिमिलर कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।